हेलो। इस वीडियो के अंदर हम ना आगे के जो हमारे फंक्शनरीज है, हमने लास्ट वीडियो में जो जजेस थे, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे फंक्शनरीज होती हैं सीआरपीसी के अंदर, जिससे कि हमारा पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। कौन कौन फंक्शनरीज होते हैं? हमारे जजेस फंक्शनरीज होते हैं जो फंक्शन के अंदर लेके आते हैं हमारे प्रोसीजरल लॉ को। प्रोसीजरल लॉ बना देने से कोई फंक्शन में थोड़ी ना आ जाएगा। जैसे सब्सटेंटिव लॉ है, वो तो अपने आप में बिल्कुल ही सब्सटेंटिव हो गया। अब सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीजर में लाने के लिए प्रोसीजर लॉ बनाना पड़ेगा। तो प्रोसीजर लॉ में किसी लोगों को तो बनाओगे ना जो काम करेंगे। तो वो लोग कौन कौन है? एक तो जजेस हो गए। उसके बाद जजेस के बारे में हमने समझ लिया कि जजेस कैसे बनते हैं और किस किस लेवल पे वो अपॉइंट होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। उसके अलावा कौन कौन देखे थे हमने? पुलिस होती है, प्रोसिक्यूशन होती है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन में जो काउंसिल होते हैं, प्रोसिक्यूटर जो होते हैं, ठीक है, एक डिफेंस काउंसिल होते हैं, और उसके अलावा जो प्रिजन अथॉरिटी होती है वो होती है। ये सब मिलके पूरे जो हमारा प्रोसीजर है जुडिशरी का, उसको चलाते हैं, जो सीआरपीसी में दिया गया है। अगर ये लोग प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, इंडिस्पेंसिबल है, आप इनको अलग नहीं कर सकते सिस्टम से, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट का आप समझ गए थे, जजेस का समझ गए थे कि किस तरीके से होते हैं वो। अब इसके बाद हमें पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, डिफेंस काउंसिल और प्रिजन अथॉरिटी, इन चार चीज़ों के बारे में समझना। देखिए, जो पुलिस है सीआरपीसी में आप कहीं नहीं देखेंगे कि पुलिस को किस तरीके से बनाना है, पुलिस किस तरीके से अपॉइंट होगी, किस तरीके से स्टेट पुलिस को बनाएगी, ये सब चीज़ें कहीं नहीं दी। सीआरपीसी जो बनाया गया उसके अंदर ये सपोज किया गया, इस बात को माना गया, प्री सपोज किया गया, पहले से ही माना गया कि जो पुलिस है वो अपने आप में एग्जिस्ट करती है। सिर्फ पुलिस को कुछ पावर्स बता दी गई, अरेस्ट करने की पावर, इन्वेस्टिगेट करने की पावर, ये सब चीज़ें बता दी गई, उसकी ड्यूटीज़ बता दी गई कि वो ऐसे ऐसे करेंगी चीज़ें, एफआईआर करेंगी, ये सब चीज़ें बता दी। लेकिन वो एग्जिस्टेंस के अंदर कैसे आएगी वो सीआरपीसी में नहीं बताया गया। सीआरपीसी ने सोचा कि पहले से पुलिस एग्जिस्ट करती है, मैं सिर्फ उसकी पावर्स और उसके कुछ फंक्शंस, ड्यूटीज़ बता देती हूँ जो वो करेगी, ठीक है। जैसे मजिस्ट्रेट के लिए तो बताया ना कि कैसे कैसे किस किस लेवल पे मजिस्ट्रेट होंगे, लेकिन इनके बारे में नहीं बताया, पुलिस के बारे में सिर्फ उसकी कुछ ड्यूटीज़ और फंक्शंस बता दिए गए। तो अब ये जो ड्यूटीज़ और फंक्शंस बताए गए, उसके अलावा हमारे पास एक्ट भी है। तो अब ये एक्ट कैसे काम करता है? देखो, सबसे पहला जो एक्ट था वो आया 1861 के अंदर। कौन से ईयर में? 1861 के अंदर आया, ब्रिटिशर्स के टाइम का ही एक्ट है। अब देखो, इसके हिसाब से पुलिस को क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? पुलिस क्या अपने आप में एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, मेनली देखा जाए तो। ये क्या करती है? एक इंस्ट्रूमेंट है अपने आप में, एक चीज़ है जो क्या करती है, क्राइम को प्रिवेंट करती है और डिटेक्ट करती है, रोकती है होने से कि क्राइम नहीं होना चाहिए, अगर कहीं हो गया तो उसको डिटेक्ट करती है कि कहाँ पे क्राइम हुआ, फिर उसके अंदर जैसे पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो सब चीज़ें पुलिस करती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है एक तरीके से। तो पुलिस का काम, पुलिस एक्ट के अंदर बताया गया है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रिवेंट करती है और डिटेक्ट करती है क्राइम को, ठीक है। साथ ही साथ हर एक स्टेट के अंदर अपनी खुद की पुलिस होगी। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, महाराष्ट्र में किसी भी स्टेट में जाओ, राजस्थान में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, सभी स्टेट्स की अपनी अपनी अलग पुलिस होती है। तो हर एक स्टेट अपनी खुद की पुलिस बनाएगी, वहाँ पर जितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैन वुमेन जितनी भी रिक्वायर्ड होंगे वो सब अपॉइंट करेगी और अपने हिसाब से उसके अंदर काम करेगी। अपने आप में एक एग्जीक्यूटिव पार्ट है पुलिस, ठीक है। तो किसके अंडर आएगी? स्टेट के अंदर आएगी। जुडिशरी अपने आप में अलग है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जजेस अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। पुलिस किसके अंदर आएगी? स्टेट के अंदर आएगी, ठीक है। तो एवरी स्टेट की जो है अपनी खुद की पुलिस होगी। और अब देखो, पुलिस तो उन्होंने बना दी, अब पुलिस के अंदर ये छोड़ना जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है वही बैठ के सब चीज़ें करेंगे, उनको और भी कितना काम होता है। तो उसके लिए उन्होंने ऑल ओवर स्टेट लेवल पे की जो उनकी पूरी स्टेट है, मान लीजिए कि राजस्थान पूरी स्टेट है, तो पूरी राजस्थान के क्या होंगे? डीजी होंगे, ठीक है। डीजी होंगे पुलिस के, जो पूरे के पूरे स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। अब उनके लिए भी एक साथ पूरा स्टेट को एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए बनाए जाएंगे डीएसपी। डीएसपी जो होंगे वो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डीएसपी होंगे, ठीक है। उनके अंडर फिर जो सारी चीज़ें होंगी वो काम करेंगी। और डीएसपी भी क्या करते हैं कि किसकी कंट्रोल और डायरेक्शंस पे काम करते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? कलेक्टर होता है। ये भी एक एग्जीक्यूटिव पार्ट है, जुडिशरी के अंदर नहीं लेके जा सकते। सिर्फ जब वो जुडिशरी का फंक्शन कर रहे होते हैं तब वो जुडिशरी काम करते हैं। अदरवाइज जो डीएम होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो एग्जीक्यूटिव होते हैं और वो स्टेट के कंट्रोल के अंदर ही आते हैं। इनका ट्रांसफर, ये सब चीज़ें स्टेट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये डीएम के जो कलेक्टर होते हैं अपने आप पे, उनके कंट्रोल और डायरेक्शन के ऊपर डीएसपी काम करते हैं, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डीएसपी होते हैं। फिर डीएसपी के अंडर जितने जैसे पुलिस स्टेशन हो गए, उसके अंदर एसएचओज हो गए, फिर वो जितने भी अंडर लोग होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पुलिस एक्ट ने पूरा एक सिस्टम बना के दिया कि पुलिस कैसे काम करेगी। इसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से समझना है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि आप सीआरपीसी को और अच्छे से समझ पाओ।
और हमने मेनली जो एग्ज़ाम देने हम वो कर पाएँ, हमें इतना इसके अंदर डिटेल में जाने का कोई यूज़ भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस एक्ट 1888 भी आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अपनी स्पेशल पुलिस भी बना सकते हैं। जैसे किसी दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी स्टेट की दो डिस्ट्रिक्ट हो गई, जैसे दो स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स मैच कर रही हैं, उनके अंदर ऐसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो स्पेशल पुलिस भी बना सकती हैं। और एक पुलिस एक्ट 1949 है जहाँ पे पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी अपनी अपनी स्पेशल पुलिस बना सकती है। अब इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनको लगा कि जो हमारी नेशनल कैपिटल है, मतलब कि जो दिल्ली है, यहाँ के लिए एक अलग से पुलिस की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो उसके लिए फिर एक अलग से एक्ट पास किया गया जिसका नाम रखा गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसके हिसाब से दिल्ली के अंदर अपनी अलग पुलिस फोर्स है और ये बाकी स्टेट्स के अंदर भी काम कर सकती है उनकी कॉन्फ्रेंस लेके। तो यहाँ के लिए एक अलग से पुलिस है, यहाँ पे अपनी स्टेट की कोई मतलब अपने यहाँ के जो सीएम होंगे उनके कंट्रोल में पुलिस नहीं आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी, क्योंकि यहाँ के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया है और इसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ की पुलिस को कंट्रोल करती है। और बार बार ये एक चीज़ रखी जाती है कि पुलिस को रीऑर्गेनाइज करो। ठीक है, तो कहीं कहीं स्टेट्स ने किया, कहीं कहीं स्टेट ने नहीं भी किया। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस रखी पुलिस को रीऑर्गेनाइज करने की। इसके बावजूद भी कई स्टेट्स ने किया और कई स्टेट्स ने नहीं किया और अभी भी बाकी है। ठीक है, इसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। इस जैसे ये हमने DSP एक्ट बनाया, इसी तरीके से CBI है। CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं CBI के ऊपर, ये प्रिवेल कर जाती है कहीं कहीं पे, जहाँ पे भी पुलिस के बाद इन्हीं के पास जाते हैं, CBI के पास जाते हैं। ठीक है, और अगर हम CRPC के अंदर आए तो CRPC के अंदर हमें पुलिस के बारे में क्या बता रखा है? उनकी अरेस्ट की पावर हो गई, इन्वेस्टिगेशन की हो गई, कहीं पे जाके जैसे जो चीज़ें जितनी सेक्शन 40 ये सब इनमें आती है वो सब चीज़ें आ गई, ये सब चीज़ें दे रखी है। और पुलिस के अंदर इंचार्ज कौन होते हैं? जो SHO होते हैं, वो पुलिस स्टेशन इंचार्ज होते हैं। जो भी एक पुलिस स्टेशन होगा, जब हम ये एक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2 में, उसमें बताया पुलिस स्टेशन क्या होता है। तो पुलिस स्टेशन के जो हेड होंगे, इंचार्ज होंगे, उनको SHO बोला जाएगा। और SHO के पास जो भी ड्यूटीज़ पावर्स हैं वो सारी पावर्स उनके पास होंगी उस स्टेशन की। ठीक है, और इनसे ऊपर जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनके पास भी सेम पावर्स होगी। मतलब SHO के पास तो सिर्फ अपने एरिया की है, अपनी जिस भी जहाँ का भी वो SHO है। SHO से ऊपर के जो ऑफिसर्स होंगे उनके पास, सभी डिस्ट्रिक्ट के पास जो पावर्स SHO के पास है वही पावर्स उनके सुपीरियर ऑफिसर्स के पास होंगे। इनसे ऊपर के कोई जो भी SHO के ऊपर होंगे, IG हो गए या विजिलेंस के ऑफिसर्स हो गए, जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनके पास SHO वाली पावर होंगी। ठीक है, उसके बाद एक और एक्ट पास किया गया जो विजिलेंस के लिए पास किया गया, जिसका नाम रखा गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। तो जितने भी विजिलेंस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो विजिलेंस कमीशन के पास जाते हैं। तो ये सारे एक बेसिक्स हैं कि किस तरीके से पुलिस एस्टेब्लिश हुई है। पुलिस को CRPC में एस्टेब्लिश नहीं किया गया, इसके लिए अलग से एक्ट्स पास हुए हैं और उसके हिसाब से एस्टेब्लिश हुई है। अब CRPC पहले से ये मान के चलती है कि पुलिस एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्टेंस के अंदर लेके नहीं आती पुलिस को। अब अगर हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है CRPC बनाती है, सेक्शन 24 और 25। 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 25 APP असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बेसिकली देखा जाए तो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, वो सेशन या हाई कोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपके सामने ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग डिफेंस काउंसिल ही होते हैं। आप में से कई लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनेंगे, कोई APP बनेंगे, कोई जजेस भी बनेंगे। अगर बेसिकली अभी के हिसाब से देखा जाए, अभी जहाँ पे भी हम जिस सिचुएशन में होते हैं, अगर ज़्यादातर आप देख रहे होगे तो आप डिफेंस काउंसिल ही होगे। तो आपके अपोजिट में जो काउंसिल खड़े होंगे स्टेट की तरफ से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर APP ये किसकी तरफ से होते हैं? स्टेट की तरफ से होते हैं, क्योंकि क्राइम जो होता है वो माना जाता है कि वो पूरी की पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। तो विक्टिम की तरफ से कौन आता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या APP आते हैं, जिनको स्टेट रखती है। तो आपको अपना जो विक्टिम होता है वकील नहीं लाना होता। कई बार प्राइवेट कंप्लेंट होती है, वहाँ पे फिर जो विक्टिम होता है खुद लड़ता है या अपने काउंसिल को लेके आता है, वहाँ पे भी वो PP या APP की हेल्प ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट के होते हैं। तो इनके अंदर देखा जाता है कि 7 ईयर्स की प्रैक्टिस कम से कम होनी चाहिए, उसके बाद इनको PP बनाया जाता है। और जो APP होते हैं, जो सेक्शन 25 में बताया गया है, वो ज़्यादातर मजिस्ट्रेट के सामने प्रैक्टिस करते हैं। जो हमने देखा था ना कि MM होते हैं, CJM होते हैं, तो उनके सामने कौन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? APP प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफेंस काउंसिल आते हैं। डिफेंस काउंसिल ज़्यादातर जो नॉर्मल एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं वो डिफेंस काउंसिल ही होते हैं, अगर क्रिमिनल पार्ट में हो। सिविल में तो दोनों तरफ ही प्राइवेट एडवोकेट करने होते हैं, स्टेट तो कोई देती नहीं है। तो डिफेंस काउंसिल जो होते हैं, सेक्शन 303 CRPC के अंदर राइट दिया गया है एक्यूज को कि वो अपने चॉइस का काउंसिल अपॉइंट कर सकता है और उसकी फीस भी एक्यूज ही पे करता है। यहाँ पे तो स्टेट पे कर रही है उसको, जो भी है।
उसकी सैलरी वगैरह। यहाँ पे जो होता है डिफेंस काउंसिल को उसकी फीस एक्यूज पे करता है। और आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 भी देखा होगा, वहाँ पे भी ये राइट दिया गया है एक्यूज को कि वो अपनी मर्जी का एडवोकेट चूज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्रिजन अथॉरिटीज़ देखो तो प्रिजन अथॉरिटीज़ को भी सीआरपीसी एस्टैब्लिश नहीं करता। सीआरपीसी ये मान के चलता है कि पहले से प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि जब जुडिशल कस्टडी दी जाती है तो जजेस जो होते हैं जुडिशल कस्टडी दे देते हैं कि इस एक्यूज़ को जेल में रखने की ज़रूरत है, तो जेसी दे देते हैं और फिर उस एक्यूज़ को जेल में रखा जाता है। बीच में लगता है कि बेल दे देनी चाहिए तो फिर छोड़ दिया जाता है वहाँ से। अब अगर किसी को सज़ा दे दी गई तो फिर परमानेंटली वहाँ चला जाता है जेल के अंदर। तो अब सीआरपीसी ने तो एस्टैब्लिश किया नहीं जो ये हैं प्रिजन्स हैं, तो ये प्रिजन जो है इनके लिए अपने स्पेशल एक्ट्स हैं। जैसे आपने पुलिस के लिए देखा है, ऐसी प्रिजन के लिए स्पेशल एक्ट्स हैं। इसी तरीके से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं, उनके लिए भी अलग से एक्ट है। जैसे प्रोबेशन एंड ऑफेंडर्स एक्ट होता है, उसके अंदर अलग से छोड़ ही देते हैं। जैसे यंग ऑफेंडर है बिल्कुल 20 साल का 21 साल का, अलग से मैंने वीडियो बना रखी है प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट पर, आप देख सकते हो। पहली बार क्राइम किया तो उसको देखते हुए वो छोड़ भी देते हैं प्रोबेशन पे, जिसके प्रोविजन सीआरपीसी में भी दिए गए हैं। तो इसके लिए जैसे प्रिजन एक्ट हो गया 1894 का, जिसके अंदर प्रिजन एस्टेब्लिश हुए हैं। प्रिजनर्स एक्ट 1900 इस बारे में बात करता है। बोर्स्टल स्कूल्स एक्ट, तो इस तरीके के एक्ट्स हैं जो प्रिजन अथॉरिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। कितने सारे और तरीके के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आप देखते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं एस्टेब्लिश होती हैं। ये सब क्या है, अपने आप में फंक्शनरीज हैं। अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ये चीज़ें प्लस मजिस्ट्रेट्स, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारा सीआरपीसी को बनाने का कोई यूज़ नहीं है। तो ये क्या है, फंक्शनरीज जो सीआरपीसी से काम कराती हैं। सब्सटेंटिव लॉ को कौन वर्क के अंदर लेके आ रहा है, सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ, लेकिन उसको भी तो कोई लोग काम ही करेंगे ना। तो ये लोग हैं फंक्शनरीज जो उसके अंदर फंक्शन करते हैं और पूरे सिस्टम को चलाते हैं। और ये सब किसके लिए काम कर रही हैं, जो सब हमने देखा, ये मजिस्ट्रेट्स के लिए काम कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने ही जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन चीज़ है मजिस्ट्रेट, उनके जो एंसेसिलरीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, डिफेंस काउंसिल, प्रिजन अथॉरिटीज़, ये सब जो हैं वो उनके लिए काम करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, बेसिक्स हैं कि किस तरीके से और फंक्शनरीज होते हैं जो कोर्ट के सामने काम करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।